Hello students, our next topic is Euclid's Geometry NCERT चैप्टर नंबर 5। तो यहाँ हम लोग जो भी यूक्लिड ने वर्क किया था ज्योमेट्री में, इवन फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है यूक्लिड्स को, बिकॉज यूक्लिड ने क्या किया था, यूक्लिड ने अपने टाइम से पहले ज्योमेट्री में जितना भी वर्क हुआ था उस सारे वर्क को कलेक्ट करके उसको कलेक्टिवली प्रेजेंट किया था। कैसे प्रेजेंट किया था ये सब कुछ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। यूक्लिड ने ज्योमेट्री के बारे में क्या कुछ कहा, क्या डेफिनेशंस बनाने की कोशिश की उसने, और कितने मैथमेटिशियन उस बात के ऊपर एग्री हुए और किस चीज़ को नहीं माना गया। तो ये सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। तो यूक्लिड जो था, यूक्लिड क्या था, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। ठीक है। और जो ग्रीक मैथमेटिशियन जो भी थे या फिर ग्रीक के जो भी लोग वर्क करते थे रिसर्च में, वो इस बात में विश्वास करते थे कि कुछ लॉजिकल रीजन के साथ चीज़ों को प्रूव किया जाए। ठीक है। उस टाइम जो पैरेलल में इजिप्ट में जो वर्क चल रहा था, जो साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे, जो रिसर्चर्स वर्क कर रहे थे, वो लोग स्टेटमेंट्स के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते थे, बट ग्रीक के जो लोग थे वो क्या, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर विश्वास करते थे। ठीक है। एक और वर्ड पढ़ेंगे बाद में हम लोग, डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर डिपेंड करते थे। ठीक है। उसमें ज़्यादा बिलीव करते थे वो लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ज्योमेट्री एक्चुअल में है क्या। तो ज्योमेट्री का जो ओरिजिन है वो क्या है, 2 वर्ड से आता है, और 2 वर्ड्स कौन से हैं, वो ग्रीक वर्ड्स हैं, जियो और मिट्रिन। जियो का मीनिंग रहता है अर्थ, और मिट्रिन का मीनिंग क्या होता है, टू मेजर। यानी कि अर्थ से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट जो एंशियंट टाइम में की जाती थी वो सारी किसके अंडर ली गई, ज्योमेट्री के अंडर। ठीक है। जैसे रिचुअल्स, होमवर्कशिप में जो भी वो लोग चीज़ों का यूज करते थे, जैसे कोई रिवर के साथ में पानी से बचने के लिए, वो क्या थे, बड़े ही, अगर आज के टाइम के अकॉर्डिंग कहा जाए तो बड़े ही टेक्निकल लोग थे वो। ठीक है। वहाँ की जब टेक्नोलॉजी को देखा जाता है उस टाइम की, उस टाइम जो कंसेप्ट्स वो यूज करते थे, तो उनको देख के ये लगता है कि कुछ ना कुछ साइंटिफिक वे वो लोग यूज करते थे। ठीक है। तो ये था हमारा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री का ओरिजिन यहीं से हुआ था कि लोग पानी से बचने के लिए, जो बरसात में जब रिवर्स उफान पे रहती थी, उनसे बचने के लिए, और जो घरों में वर्शिप वर्क वगैरह रहता था, रिचुअल्स वर्क्स जो भी रहते थे, उसमें जो ज्योमेट्री यूज करते थे, जो मेजरमेंट यूज करते थे, ठीक है, तो वो ज्योमेट्री के अंडर ली गई थी। ठीक। तो हम लोग बात करते हैं जो उस टाइम जो कुछ ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ये क्वेश्चन भी आपको बार बार देखने को मिलेंगे कि जो थेल्स था वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, या फिर एक इजिप्शियन था, या कुछ और नाम 4 ऑप्शन में आपसे पूछ लेगा। तो थेल्स आपका क्या था, कि ग्रीक मैथमेटिशियन था। ठीक है। यूक्लिड भी क्या था, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था। ठीक। यूक्लिड क्या था, एक ग्रीक मैथमेटिशियन। और जो थेल्स था उसको क्रेडिट दिया जाता है कि थेल्स ने क्या दिया था, पहला प्रूफ दिया था। ठीक है। थेल्स इज क्रेडिटेड विद गिविंग द फर्स्ट नॉन प्रूफ। तो फर्स्ट जो प्रूफ दिया गया था वो क्या था, थेल्स के द्वारा दिया गया था। ये क्रेडिट उन्हें मिलता है। तो ये बात मैंने पहले भी कही कि जो ग्रीक के मैथमेटिशियन थे वो क्या करते थे, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर विश्वास करते थे। तो ये देखो, ये प्रूफ करने में ज्यादा विश्वास रखते थे। ऐसा नहीं था कि कोई स्टेटमेंट दिया और उसको इन लोगों ने उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। ये अपनी रीजनिंग का यूज करके, डिडक्टिव रीजनिंग से उसको पहले देखते थे और फिर उसका प्रूफ लेके आते थे। ठीक है। और जो फर्स्ट प्रूफ था, ये भी पूछा जा सकता है कि थेल्स ने जो फर्स्ट प्रूफ दिया वो किसके अबाउट था। जो फर्स्ट प्रूफ था वाज ऑफ द स्टेटमेंट दैट ए सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। यानी कि सर्कल का डायमीटर उसको 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है, डिवाइड करता है। ये था फर्स्ट प्रूफ गिवन बाय थेल्स। ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट मैंने लिखा, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको इनके ऊपर वर्क करना है, इनको आपके समझना है, फिर इनको लर्न भी करना है।
तो क्या कहा, द ग्रीक्स वर इंटरेस्टेड इन एस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट दे डिस्कवर्ड यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये वर्ड आपसे पूछ सकता है कि जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे या फिर ग्रीक के जो लोग थे वो कौन सी रीजनिंग का यूज करते थे, तो वो लोग डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करते थे। अब बात रही डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। देखो, दो तरीके से हम लोग मैथ्स को पढ़ते हैं, एक तो इंडक्शन या फिर इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, और एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। तो आपको यह जरूर ध्यान में रखना है कि जो ग्रीक्स के लोग थे वो लोग डिडक्टिव रीजनिंग का यूज करते थे, ठीक है। बट देयर आर टू वेज ऑफ लर्निंग, इंडक्टिव एज वेल एज डिडक्टिव, ठीक है, मेन यही रहते हैं। डिडक्टिव में क्या रहता है, जैसे कोई पर्टिकुलर कोई चीज को आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, बहुत सारे केसेस को ऑब्जर्व किया और फिर उनसे आपने एक जनरल प्रूफ देने की कोशिश की, ठीक है। यानी कि डिडक्टिव में क्या रहता है, आप पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, ठीक है। जैसे ये प्रूफ दिया था, इसी के ऊपर मैं आपको समझा देता हूं कि फर्स्ट प्रूफ वाज द स्टेटमेंट दैट ए सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। तो इसके बारे में जैसे उन्होंने क्या किया, एक सर्कल लिया, उसका एक डायमीटर बनाया, उसको देखा, ठीक है, कोई पर्टिकुलर रेडियस का सर्कल बनाया, तो फिर देखा कि डायमीटर तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फिर उन्होंने एक और बड़ा सर्कल बनाया, कोई और गिवन रेडियस, जैसे पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस का बनाया, फिर 7 सेंटीमीटर रेडियस का बनाया, और उसमें भी देखा कि डायमीटर डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में। फिर कोई और बड़ा सर्कल बनाया। ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया कि जनरल सर्कल के लिए प्रूव कर दिया कि आप एनी रेडियस आर का कोई सर्कल लो तो आपके लिए ये चीज क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो यानी कि आपने एक पर्टिकुलर केस लिया, पर्टिकुलर से कहां चले गए, जनरल केस के ऊपर। तो ये क्या रहता है, आपका डिडक्टिव रीजनिंग के अंडर आता है, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग वैसे आपका यूज का नहीं है, फिर भी आपको बता दे रहा हूं। इंडक्टिव में इसका उल्टा रहता है, पहले जनरल को एस्टेब्लिश किया जाता है और फिर पर्टिकुलर केस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यह कह दूं कि जो n नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2 होता है, ठीक है। ये पहले जनरल केस आया, आपने कह दिया कि 1 प्लस 2 प्लस अप टू n तक ऐड करेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 आएगा, ठीक है। फिर आप क्या करें, इसको चेक करना स्टार्ट करें। जैसे एक बार आप n की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 पुट करके आपने देखा कि 1 इंटू 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 2, यानी कि जब एक नेचुरल नंबर ले रहे हो उसका सम 1 आ रहा है, ये ट्रू कर रहा है। फिर ऐसे करके आप n इक्वल टू 2 के लिए प्रूव करें इसको कि n इक्वल टू 2 के लिए फर्स्ट दो नेचुरल नंबर का सम 3 है, और यहां देखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 2, ये क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप क्या करें, डिफरेंट केसेस लेके कहें कि ये चीज क्या है, जनरली ट्रू होती है, ठीक है। ये चीज प्रूव करेंगे आप। तो ये जो केस आपने डिस्कस किया ये क्या था, इंडक्टिव रीजनिंग का था। आपने इंडक्शन किया है, पहले इसको ट्रू माना है फिर इसको इंड्यूस किया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया कि इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या रहता है। आपको ज्यादा इसमें फंसने की नीड नहीं है। आप ये ध्यान रखना कि ग्रीक्स के जो लोग थे वो डिडक्टिव रीजनिंग को यूज करते थे, और थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए डिडक्टिव से क्या मीनिंग है। तो डिडक्टिव में आप ये कह सकते हैं पर्टिकुलर टू जनरल, और इंडक्टिव में जनरल टू पर्टिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट जो 5th पॉइंट लिखा मैंने, ये कह रहा है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द ब्रिक्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर kiln fired and the ratio length ratio breadth ratio thickness was 4:2:1। यानी कि जो वो तो ग्रीक्स की बात की हमने, इजिप्ट की बात की, लेकिन इंडिया में उस टाइम क्या चल रहा था। तो इंडिया में जो लोग मेजरमेंट कर रहे हैं तो किसके बारे में करेंगे, जो हाउस वगैरह बनाएंगे, ठीक है, या फिर जो वर्शिप प्लेसेस बनाएंगे, जो रिचुअल्स बनाएंगे, उनके लिए वो लोग एनसीईआरटी में आपका ये गिवन है कि जो ब्रिक्स यूज करते थे वो क्या थी, किल्न फायर्ड थी। मींस किल्न फायर्ड जैसा आज आप लोग क्या देखते हो, जो ये ईंट देखते हो, ब्रिक्स देखते हो, ये क्या होती है, भट्टियों के अंदर पकी रहती है। तो ये किल्न फायर्ड यूज करते थे उस टाइम भी,
और जो उनका जो लेंथ ब्रेथ और थिकनेस का जो रेशियो रहता था तो एक क्यूबॉइड टाइप में रहती थी और उनका रेशियो क्या था 4:2:1। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो उस टाइम ब्रिक्स यूज होती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनकी लेंथ ब्रेथ और थिकनेस का रेशियो क्या था 4:2:1। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा कि इन एंशिएंट इंडिया द शुल्ब सूत्रस इवन शुल्ब सूत्र वर द मैनुअल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, यानी कि ज्योमेट्रिकल जो भी कंस्ट्रक्शंस के लिए जो मैनुअल्स बनाए गए थे उनका क्या नाम था इंडिया के अंदर, शुल्ब सूत्र। ठीक है, तो ये भी आप नेम ध्यान रखेंगे कि शुल्ब सूत्र क्या था, मैनुअल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा ये सारे मैंने एनसीईआरटी से निकाले हैं आप लोगों के लिए। ये कह रहे हैं स्क्वायर एंड सर्कुलर ऑल्टर्स वर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स, यानी कि जैसे आप लोग घरों में देखते हो कि जो हम हवन वगैरह करते हैं, ठीक है, उनके लिए जो ऑल्टर्स का मीनिंग क्या रहता है, वेदी भी बोला जाता है इनको, ऑल्टर्स बोले या वेदी बोले, इनको हवन कुंड बोल सकते हैं हम लोग। कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जिसमें हवन के लिए आहुति डालते हैं वो या तो कुछ इस टाइप के रहते हैं, ऊपर से स्क्वायर दिखते हैं हमें या सर्कुलर दिखते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है यहां से कि जो एंशिएंट इंडिया में जो ऑल्टर्स यूज्ड होते थे हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए, ये ध्यान रखना हाउस होल्ड रिचुअल्स बोल रहा हूं मैं यहाँ, हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए स्क्वायर और सर्कुलर ऑल्टर्स का यूज किया जाता था, वेदी का यूज किया जाता था। हवन कुंड जो थे वो क्या थे, स्क्वायर और सर्कुलर थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है ये क्या है कि जो पब्लिक वर्शिप रहती थी, ठीक है, ये तो हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए, और जो पब्लिक वर्शिप रहती थी उसके लिए ऑल्टर्स हुज शेप्स वर कॉम्बिनेशंस ऑफ रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स एंड ट्रेपीजियम्स वर रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसी शेप्स का यूज किया जाता था जो किसका कॉम्बिनेशन रहती थी, रेक्टेंगल्स का, ट्राइंगल्स का और ट्रेपीजियम्स का। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि पब्लिक वर्शिप के लिए कैसे ऑल्टर्स यूज होते थे और हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए कैसे ऑल्टर्स यूज होते थे, स्क्वायर और सर्कुलर, और इनके लिए रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स एंड ट्रेपीजियम का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट 9th जो पॉइंट लिखा है कि जो श्री यंत्र था गिवन इन द अर्थवेद में गिवन है श्री यंत्र, ये क्या कंसिस्ट करता था, 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, दीज ट्राइंगल्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे प्रोड्यूस 43 सब्सिडरी ट्राइंगल्स। ये एक श्री यंत्र अर्थवेद में इसका वर्णन किया गया है, तो आपको इसके बारे में जानने की नीड नहीं है। अब ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है कि ये क्या था श्री यंत्र। तो श्री यंत्र एक्चुअल में क्या होता है कि एक इसमें जाप वगैरह जैसे उस टाइप में रहता है ये। ठीक है, वर्शिप में यूज होता था ये भी, पूजा हवन पाठ में। ये क्या कंसिस्ट करता है, 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल। किससे मिलकर बना होता है, 9 आइसोसेलेस ट्राइंगल को इंटरवोवन मीन्स एक दूसरे से गठजोड़ करके या फिर जो भी मतलब उनको आपस में गूंथ के, जैसे भी कह सकते हो आप लोग, बुन के, ठीक है, एक दूसरे में फंसा के 9 आइसोसेलेस ट्राइंगल का यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल से मिलकर बने होते थे श्री यंत्र। और इन ट्राइंगल्स को अरेंज्ड इन सच ए वे दैट दे प्रोड्यूस 43 सब्सिडरी ट्राइंगल्स, कि वो कितनी सब्सिडरी ट्राइंगल्स प्रोड्यूस करते थे, 43। इसके बाद में एक और जो आप यहां साइंटिस्ट का नाम पढ़ेंगे वो है पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या था, ये भी एक ग्रीक मैथमेटिशियन था और ये थेल्स का स्टूडेंट था। तो पाइथागोरस ने भी ज्योमेट्री के ऊपर वर्क किया था। ये काफी लोगों ने मिलके ज्योमेट्री के बारे में काफी कुछ इन लोगों ने लिखा था। ठीक है, तो ये तो हिस्ट्री थी जो हमने किसके अंदर पढ़ेंगे, यूक्लिड्स ज्योमेट्री के अंदर। नेक्स्ट देखो यूक्लिड ने क्या वर्क किया था उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट जो यूक्लिड का वर्क है उसको देखते हैं कि यूक्लिड ने क्या वर्क किया था। यूक्लिड ने अराउंड 300 BC कलेक्टेड all known work in the field of mathematics and arranged in his famous treatise called Elements। यानी कि इसने क्या किया था, ट्रीटिस किसको बोलते हैं, निबंध को। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, निबंध लिखते हैं, निबंध को बोला जाता है। और यूक्लिड का जो ट्रीटिस था उस टाइम काफी फेमस हुआ था। और यूक्लिड ने अपने जो
ट्रीटिस था उसका नाम रखा था एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि यूक्लिड ने क्या किया कि ज्योमेट्री में जितना भी वर्क हो रखा था, इवन हम लोग ये कह सकते हैं कि यूक्लिड से पहले काम तो बहुत कुछ हो रखा था ज्योमेट्री में, बट वो क्या था, अलग थलग पड़ा था। ठीक है, रेंडमली पड़ा था वो। अब यूक्लिड ने क्या किया, उन सबको इकट्ठा किया, उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया और अरेंज करके एक उसको ट्रीटिस में प्रेजेंट किया और अपने उसने ट्रीटिस का नाम रखा एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को यूक्लिड ने क्या किया, 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया। ठीक है, चैप्टर से क्या मीनिंग है, हर एक चैप्टर एक बुक था। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स के कितने पार्ट्स थे, 13 पार्ट्स थे, 13 चैप्टर्स थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है कि कितने चैप्टर से यूक्लिड के ट्रीटिस में। तो 13 चैप्टर थे और हर एक चैप्टर को क्या बोला गया था, एक बुक बोला गया था। ठीक है, और यूक्लिड ने क्या किया था, 465 प्रोपोजिशंस डिड्यूस की थी इन लॉजिकल चेन यूजिंग हिज एक्सम्स, पोस्टुलेट्स, डेफिनेशंस एंड थ्योरम्स प्रूव्ड अर्लियर इन द चेन। यानी कि जो पहले एक्सम्स, पोस्टुलेट्स और डेफिनेशन, थ्योरम्स जो प्रूव हो चुकी थी, उनसे 465 प्रोपोजिशंस डिड्यूस की थी। ठीक है, प्रोपोजिशन और पोस्टुलेट प्रोपोजिशन और थ्योरम्स क्या हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में यूज, सिनोनिम्स में के रेस्पेक्ट में यूज किए जाते हैं। तो कितने प्रोपोजिशंस डिड्यूस किए थे यूक्लिड ने, 465। ये भी आपको ध्यान रखना है कि यूक्लिड ने एक फेमस ट्रीटिस प्रेजेंट किया था जिसका नाम क्या था, एलिमेंट्स था, और उस एलिमेंट्स के अंदर 13 चैप्टर्स थे, हर एक चैप्टर को एक बुक बोला गया था, और यूक्लिड ने 465 प्रोपोजिशंस डिड्यूस की थी। ठीक है, इसके अलावा जो वर्क यूक्लिड ने किया था वो क्या था कि यूक्लिड ने लाइन को डिफाइन करने की कोशिश की थी, पॉइंट को डिफाइन करने की कोशिश की थी, प्लेन को डिफाइन करने की कोशिश की थी। ठीक है, इन सबको एक डेफिनेशन यूक्लिड ने दी थी। जैसे यूक्लिड ने लाइन किसको बोला, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं आज लाइन कुछ इस टाइप का रहता है। ठीक है, यूक्लिड ने क्या बोला था, यूक्लिड ने यह बोला था कि एक लाइन के एंड्स होते हैं। ठीक है, अब इस बात पे बाद में मैथमेटिशियंस ने कॉन्ट्राडिक्शन दिया और वो इस बात पे एग्री नहीं हुए। ठीक है, तो यूक्लिड ने यह कहा था कि एक लाइन हैज एंड्स एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इन बोथ वेज। ऐसे ही पॉइंट को डिफाइन करने की कोशिश की थी। अब पॉइंट को डिफाइन किया तो उस पे भी कुछ मैथमेटिशियंस ने बाद में क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन किया। ठीक है, जैसे लाइन के बारे में और क्या कहा था यूक्लिड ने कहा था कि एक ब्रेथलेस लेंथ, ऐसी लेंथ जिसकी ब्रेथ नहीं है, दैट इज ए लाइन। लेकिन लोग बाद में इस बात पे एग्री नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर ये ब्रेथलेस लेंथ है तो इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन रहेगा। ठीक है, और यानी कि अब इग्नोर कैसे कर सकते हैं इसकी ब्रेथ को, अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड ब्रेथ हो गया, इसमें ब्रेथलेस, कुछ ना कुछ तो ब्रेथ रहेगी दिख रहा है। तो लोगों ने क्या कर दिया, इन चीजों को कॉन्ट्रडिक्शन कर दिया, तो वो इसकी डेफिनेशन पे एग्री नहीं हुए। फिर जैसे एक पॉइंट को डिफाइन करने की कोशिश की, तो पॉइंट क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे पॉइंट को। जैसे हमने कह दिया कि जहां हम लोग अपने पेंसिल की नोक को रख पाए, टिप को रख पाए, दैट इज ए पॉइंट। लेकिन बाद में जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने कहा कि जैसे ही आपने पेन की टिप को रखा, पता नहीं इसने कितने स्पेस को अपने अंडर लिया है, कि इस पॉइंट को अगर पॉइंट बोला तो इससे छोटा भी हो सकता है, ये टिप तो उससे भी छोटी हो सकती है, उससे भी छोटी हो सकती है। तो इस तरह से फिर इसके ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन आई। तो बाद में जो सारे मैथमेटिशियन थे, ये चीजें आपको ध्यान रखने की नीड नहीं है, आपको खाली ये ध्यान में रखना है कि बाद में जो सारे मैथमेटिशियंस है वो इस बात पे एग्री हुए कि जो पॉइंट है, लाइन है और एक प्लेन है, ये सारी क्या है, अनडिफाइंड थिंग्स है। ठीक है, इनको डिफाइन ज्योमेट्री के अंदर नहीं किया गया है, ये अनडिफाइंड है।
तो खाली लाइन को क्या बोल देते हैं, जो ऐसा दिखता है दैट इज ए लाइन। पॉइंट को रफली बोल देते हैं कि जहां जो हमारा पेन का टिप जहां टिकता है दैट इज ए पॉइंट। ऐसे ही प्लेन के बारे में बात करें तो प्लेन क्या है, रफ लैंग्वेज में हम प्लेन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसे आपका व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड रहता है, ये है। अगर इसको इधर भी इनफाइनेटली एक्सटेंड कर दे, यानी कि इनफाइनेट तक ऐसे चला जाए, ये इस साइड में भी इनफाइनेटली एक्सटेंड कर दें, और ऊपर की तरफ भी क्या कर दें, इनफाइनेटली एक्सटेंड कर दें, और यहां भी इनफाइनेटली एक्सटेंड कर दें, इससे जो ये सारा पोर्शन मिला इसको क्या बोला गया, प्लेन। ठीक है, तो एक्चुअल में ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन रफ लैंग्वेज में ऐसे बोल दिया जाता है कि जैसे आपका व्हाइट बोर्ड है उसको चारों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया जाए तो उससे जो पूरा पोर्शन बनेगा दैट इज ए प्लेन। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री के अंदर कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। पॉइंट, ए लाइन एंड ए प्लेन आर अनडिफाइंड। उसके बाद देखो कुछ चीजें जो आपको बार बार देखने को मिलेंगी, एक वर्ड मिलेगा थ्योरम। थ्योरम क्या रहती है, किसको बोला जाता है, थ्योरम। तो थ्योरम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है हुज ट्रूथ हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इज कॉल्ड ए थ्योरम, यानी कि जिसके ट्रूथ को प्रूव किया गया है उसको क्या बोलते हैं, थ्योरम बोलते हैं। फिर एक वर्ड पढ़ेंगे आप एग्जम्स। एग्जम्स क्या होते हैं, द स्टेटमेंट्स विच आर अज्यूम्ड टू बी ट्रू एंड आर नॉट प्रूव्ड, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जिनको ट्रू माना गया है बट उनको प्रूव नहीं किया गया है। ठीक है, दे आर सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स, यानी कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए फिर देखा गया कि ये चीज तो होल्ड करती है, तो उसको क्या मान लिया गया, ट्रू मान लिया गया, लेकिन वो प्रूव्ड नहीं है, उनका कोई पर्टिकुलर प्रूफ नहीं है। दीज आर सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स। ठीक है, खुद में ये क्या है, एक प्रूफ है। विच आर टेक टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ, दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एग्जम्स। ठीक है, एक वर्ड पढ़ेंगे आप लोग पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स जो होते हैं ये भी एक्चुअल में ना एग्जम्स होते हैं। इवन यूक्लिड ने क्या किया था, एग्जम्स और पोस्टुलेट्स को अलग अलग डिफाइन किया था। एग्जम्स को कुछ चीजों को एग्जम्स बोला था, कुछ चीजों को पोस्टुलेट्स बोला था, लेकिन ये दोनों आजकल जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर एक ही तरह ट्रीट किए जाते हैं। ठीक, तो लेकिन वहां भी जो यूक्लिड ने काम किया था उसमें भी क्या था, पोस्टुलेट किसको बोला था, ऐसे एग्जम्स विच आर स्पेसिफिकली रिलेटेड बिलोंग्स टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स, यानी कि ऐसे एग्जाम्स जो किसके ऊपर डिफाइन किए गए हैं, ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, उनको बोला जाता है पोस्टुलेट्स। तो आप ये दो वर्ड्स पढ़ेंगे, एग्जाम और पोस्टुलेट, एक थ्योरम। तो थ्योरम किसको बोलते हैं, जिसका प्रूफ स्टेब्लिश है, जिसको प्रूफ स्टेब्लिश किया गया है उसको बोला जाता है थ्योरम। एग्जाम्स ऐसी स्टेटमेंट्स जिनको ट्रू माना गया है बट आर नॉट प्रूव्ड। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ये एग्जाम ही होते हैं, बट जो ऐसे एग्जाम जो स्पेसिफिकली किससे रिलेटेड होते हैं, ज्योमेट्री से, उनको बोला जाता है पोस्टुलेट्स। वैसे तो यूक्लिड के एग्जाम्स काफी सारे थे। ठीक है, अब बात रहती है एक और चीज मैं आपको बताना चाहूं, एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स में क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम मैथमेटिक्स में किसी भी ब्रांच के लिए डिफाइन हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि वो ज्योमेट्रिकली होंगे। ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स के लिए भी हो सकता है, बट जो पोस्टुलेट्स रहेंगे वो खाली किससे रिलेटेड रहेंगे, ज्योमेट्री से। कुछ एग्जाम्स एनसीईआरटी के अंदर लिखे गए हैं तो इनको आप इसी ऑर्डर में याद रखेंगे। ठीक है, इवन ये जो यहां रखे गए हैं एग्जाम्स, ये जो यूक्लिड ने जिस ऑर्डर में रखा था उस ऑर्डर में नहीं है, बट आपको ये इसी ऑर्डर में याद रखना है क्योंकि इसी ऑर्डर में काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसी को बेसिस मान के ऑर्डर बनाया गया है इनका। ठीक है, और इवन ये जो एग्जाम है ये आपको बहुत सारे राइट्स देंगे ज्योमेट्री के अंदर चीजें बोलने के लिए। आज तक आप चीजें बोलते जरूर आए हैं, लेकिन आपसे कोई अगर उनका रीजन पूछ ले कि ऐसा क्यों है तो आप रीजन नहीं दे पाएंगे, बट ये एग्जाम्स पढ़ने के बाद में आप उनका रीजन दे सकते हैं कि बाय यूक्लिड एग्जाम और यूक्लिड्स पोस्टुलेट से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। वैसे तो देखो हम लोग 5th क्लास से 6th क्लास से ज्योमेट्री पढ़ते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली इन चीजों को यूज करते रहे हैं।
ये क्या देंगे, आपको राइट्स देंगे कि हम क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन क्या है, आप रीजंस दे सकते हैं। जैसे कि एक कॉमन सा फर्स्ट एग्जाम है, ये क्लिड के एग्जाम्स पढ़ेंगे हम लोग, 7 एग्जाम्स पढ़ेंगे, तो ये आपको इसी ऑर्डर में याद रखने हैं, बड़े इजी हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम क्या कहता है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। जैसे मान लो दो चीजें आपके पास में ए और सी। अभी देखना आप लोग कहेंगे कि ये तो हम यूज करते आए हैं, फिर नया क्या पढ़ा, नया नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा था अभी तक हमने। कि जैसे मैं ये कह दूं कि a इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड c इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप लोग फटाक से यहां से ये बोल सकते हैं दिस इंप्लाई a इक्वल टू c। तो ये आप लोग किसकी वजह से बोल पाए, तो ऐसे के पीछे आप रीजन दे सकते हैं बाय यूक्लिड्स फर्स्ट एग्जाम। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम कैसे, उसने क्या कहा, देखो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग मीन्स ए और सी दो चीजें हैं, वो सेम चीज के इक्वल हैं, दे आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे और एग्जांपल दे सकते हैं कि a इज इक्वल टू 7 है, d इक्वल टू 7 है, तो आप कहेंगे a इक्वल टू d। ठीक है, तो ये था आपका यूक्लिड्स फर्स्ट एग्जाम। फिर सेकंड एग्जाम क्या कहते हैं, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। यानी कि अगर दो चीजें इक्वल है, जैसे आप कहें कि x और y इक्वल हैं, इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, ये दो चीजें इक्वल है, अगर इन दोनों में इक्वल ऐड कर दिया, जैसे मैं 2 ऐड कर दूं, तो दोनों चीजें फिर भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। ठीक है, इसका यूज आप लोग कहां करते हैं, जो आप इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। जैसे मैं ये कह दूं कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, और फिर आप लोग यहां से क्या कहते हैं, दिस इंप्लाई x इक्वल टू 2। तो बहुत सारे बच्चे छोटी क्लासेस के अंदर ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि ये -2 था, ये राइट हैंड साइड में गया तो ये +2 क्यों हो गया, क्या रीजन है इसके पीछे, साइन क्यों चेंज हुआ। ठीक है, और वहां क्या रीजन दिया जाता है कि ये तो होता ही है, साइन चेंज हो जाएगा, इधर शिफ्ट होगा तो, बट उसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, ये सेकंड एग्जाम है। क्योंकि सेकंड एग्जाम क्या कहता है, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स मींस x माइनस 2 और 0 क्या है, दोनों इक्वल है ना, बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, इट मींस दे आर इक्वल, और इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स यानी कि दो चीजें इक्वल है, उनमें इक्वल ऐड कर दें, तो दोनों तरफ अगर मैं +2 कर दूं, तो दोनों तरफ यहां भी +2 और यहां भी +2, ये -2 +2 कैंसिल, यहां क्या बच गया, खाली x, और 0 + 2 क्या हो जाएगा 2। ये देखो शिफ्ट हुआ तो क्या हो गया, उधर जाके साइन चेंज हो गया ना। तो इसको बाद में हम लोग एज ए रूल पढ़ लेते हैं कि शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, एक्चुअली हम लोग करते क्या है, ऐसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये था सेकंड एग्जाम। थर्ड एग्जाम क्या कहता है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो ये भी आप लोगों ने किया होगा कि x + 2 इक्वल टू 0 है, तो आप लोग यहां से कहते हैं दिस इंप्लाई x इक्वल टू -2। भाई इसके पीछे क्या रीजन है कि ये शिफ्ट हुआ तो -2 हो गया, ये प्लस का 2 क्यों नहीं रहा। तो इसके भी पीछे ये थर्ड एग्जाम है कि दो चीजें इक्वल है, देखो x + 2 और 0 के बीच में इक्वल का साइन, इट मींस दे आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, तो दोनों इक्वल है तो इनमें से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मैंने क्या किया, दोनों तरफ -2 कर दिया, इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या हो गया -2 मींस x इक्वल टू क्या मिला आपको, -2। तो देखो साइन चेंज हो गया ना। तो ये थर्ड एग्जाम का चमत्कार है कि ये साइन चेंज हो जाता है, इधर प्लस है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाता है। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ठीक है, फिर थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, कि ऐसी चीजें, ये पर्टिकुलरली ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ये पर्टिकुलरली किससे एग्जाम रिलेटेड है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। आप दे सकते हैं विदाउट ज्योमेट्री भी इसका एग्जांपल दे सकते हैं। क्या कह रही है, जैसे मान लो आपके पास में एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर लेंथ का, एक दूसरा लाइन सेगमेंट लिया,
अगर आप इस लाइन सेगमेंट को इसके ऊपर रखें और ये बिल्कुल इसको ऐसे कवर कर जाए तो कॉन्साइड कर गया। ठीक है, तो दो चीजें क्या कर रही है, कॉन्साइड कर रही हैं, तो दे आर इक्वल टू वन अनदर। ये कहता है फोर्थ यूक्लिड एक्सियम। ठीक है, फिर फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा था, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, कि जो होल है वो क्या है, पार्ट से बड़ा रहता है। जैसे कि आप x को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक पार्ट x बाई 2 है और एक पार्ट x बाई 2 है। होल क्या था, x था, तो x इज ग्रेटर देन x बाई 2। ठीक है, जैसे मान लो कल को हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे, ट्राइंगल पढ़ेंगे, वहां इस एक्सियम का खूब यूज होगा कि मान लो एक लाइन सेगमेंट है ऐसा, इसको हमने यहां से कट कर दिया, ये मान लो a b है, एक पॉइंट c से कट किया, तो होल आपके पास में क्या है, ए बी। होल इज ग्रेटर देन पार्ट मीन्स ए बी इज ग्रेटर देन ए सी रहेगा, और आप ये भी कहेंगे ए बी होल है, दिस इज ग्रेटर देन पी सी। ये था, ये आपका फिफ्थ पार्ट, इवन फिफ्थ एग्जाम। सिक्स्थ एग्जाम क्या कहता है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये जैसे आप लोग इसका भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में आप लोग करते हैं यूज, जैसे x इक्वल टू वाई है, या फिर x बाई 2 इक्वल टू वाई बाई 2 है। ठीक है, ये आपको गिवन है, मान लो x बाई 2 इक्वल टू वाई बाई 2, तो आप लोग क्या कहते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये दोनों सेम ही है बिकॉज इक्वल है, तो इनका डबल कर दो। देखो इधर डबल करो तो इधर भी डबल कर दो, तो 2 इंटू एक्स बाई 2 इक्वल टू 2 इंटू वाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2, एक्स इक्वल टू वाई। और एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा x बाई 2 इज इक्वल टू 4, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसको सोल्व करते टाइम आप लोग क्या कहते हैं, x इक्वल टू 4 इंटू 2 8 कर देते हैं, बट एक्चुअली हम लोग इस एग्जाम का यूज करते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। ये दो चीजें क्या है, सेम है, अगर ये इक्वल है तो इनका डबल भी इक्वल होगा, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये क्या हो गया 8, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 8 मिल गई। तो यहां जो हम एग्जाम यूज करते हैं वो सिक्स्थ एग्जाम यूज करते हैं। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कोई कह दे कि x बाई 2 इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू 8 देन विच एग्जाम वी हैव यूज्ड, तो आप लोग कहेंगे कि सिक्स्थ एग्जाम इज यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ क्या करें, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, कि हाफ कर देंगे दो इक्वल चीजों का तो वो भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे कि कैसे यूज करते हैं इसका, जैसे मैं ये कहूंगी 2x इक्वल टू 4 है, दो चीजें इक्वल है, अगर हम दोनों का हाफ कर दें मीन्स 2 से डिवाइड कर दें, हाफ का मीनिंग क्या होता है, 2 से डिवाइड करना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 4 बाई 2 मीन्स 2। तो ऐसे जो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा बताया जाता है आपको 2x इक्वल टू 4, बेटा यहाँ मल्टीप्लाई में हो तो ये डिवाइड में चला जाता है, x इक्वल टू 4 बाई 2। ये डिवाइड में जाने का रीजन एक्चुअल में ये सेवंथ एग्जाम है। ठीक है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये क्वेश्चन भी आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि दो चीजें इक्वल है मीन्स 2x इक्वल टू 4 दे दे और वो कहे कि x इक्वल टू 2, इफ 2x इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू 2 बाय विच एग्जाम यू प्रूव दिस, या फिर आपने किस एग्जाम से इसको सॉल्व आउट किया, तो आप कहेंगे सेवंथ एग्जाम। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इजी है ध्यान रखने। कैसे कि देखो फर्स्ट तो क्या कहता है, इक्वल्स थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, सेकंड और थर्ड एक एडिशन का है एक सब्ट्रैक्शन का है। ठीक है, फोर्थ क्या है, कॉन्साइड वाला है। फिफ्थ होल इज ग्रेटर देन पार्ट। 6 और 7 क्या है, एक मल्टीप्लाई वाला है और एक डिवाइड वाला है। तो ऐसे आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट्स। तो सॉलिड्स को भी डिफाइन किया था यूक्लिड ने, जैसे पॉइंट प्लेन उनको डिफाइन किया था, वैसे ही सॉलिड को डिफाइन किया। और सॉलिड से एक पॉइंट तक कैसे पहुंचते हैं इसके लिए 3 स्टेप्स बताए थे कि पहले सॉलिड से सरफेस बनेंगे, सरफेसिस से लाइंस बनेंगी और लाइन से पॉइंट बनेंगे। तो एक तो स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है और थर्ड स्टेप ये है। 3 स्टेप में सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉइंट में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने स्टेप्स में सॉलिड्स पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, 3 स्टेप्स में।
अब डायमेंशंस की बात करेगा, ठीक है। तो सॉलिड के कितने डायमेंशन होते हैं? 3। सरफेसेस में डायमेंशन 2 होते हैं। ये तो आप लोग जनरल लाइफ में देखते आए हैं, 3D फिल्म्स, 2D फिल्म्स, जो भी आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो सॉलिड में 3, सरफेसेस में 2, लाइंस के डायमेंशन 1 और पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। डायमेंशन लेस भी बोलते हैं इसको, या फिर नन डायमेंशन होता है, या फिर 0 डायमेंशन, ठीक है। ये पॉइंट की बात थी। अब सॉलिड को कैसे डिफाइन किया था? सॉलिड हैज शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो सॉलिड ऐसी चीजों को बोला जाता है जिनके पास में शेप रहता है, फिक्स साइज होता है, पोजीशन होती है, और उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव किया जा सकता है, ठीक है। और जो सॉलिड की बाउंड्री है उनको बोला जाता है सरफेसिस, ठीक है। बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड्स कॉल्ड सरफेसिस। जैसे क्यूब है, क्यूब के जो फेस है उनको सरफेसिस बोला जाता है। तो क्यूब मान लो एक सॉलिड क्यूब है, ठीक है। बाउंड्रीज ऑफ सरफेस, जो सरफेस होता है आपको पता ही है, मान लो जैसे क्यूबॉइड है, उसका सरफेस क्या है कि रेक्टेंगल है, तो इसकी जो बाउंड्रीज है इसको स्ट्रेट लाइन या कर्व्स बोला जाता है, ठीक है। कर्व्स या स्ट्रेट लाइन किसको बोला जाता है? बाउंड्रीज ऑफ सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे यूक्लिड ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स को डिस्कस किया गया है इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है? यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट, यूक्लिड का जो फर्स्ट पोस्टुलेट है वो यही कहता है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, कि आपके पास में कोई गिवन पॉइंट है, उससे किसी भी अदर पॉइंट तक आप क्या कर सकते हो? एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसके पीछे आपके पास में रीजन है, रीजन इज द यूक्लिड्स फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है। सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, यानी कि एक लाइन सेगमेंट से आप लाइन बना सकते हैं, ठीक है। इसको आप दूसरी सेंस में ये बोल सकते हैं कि एक गिवन लाइन सेगमेंट से आप एक लाइन बना सकते हैं उसके दोनों एंड्स को एक्सटेंड करके। तो ये आपको क्या करना है? आपको याद होने चाहिए सेम सीक्वेंस में कि फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि एक गिवन पॉइंट से किसी अदर पॉइंट तक आप क्या कर सकते हो? लाइन ड्रॉ कर सकते हो, और ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, ये सेकंड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट क्या कहते हैं? जैसे आप लोग कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एक सर्कल बना देते हो, इसके पीछे भी रीजन है पोस्टुलेट थर्ड ऑफ यूक्लिड। यूक्लिड का थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, कि किसी भी, एनी सेंटर मतलब किसी भी पॉइंट पर आप एक किसी भी गिवन रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कल को आपको कोई, आप कहें कि मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, और कोई कहे कि क्यों हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, हम ना बना पाए तो ऐसा सर्कल, तो उसके लिए आप कह देना कि यूक्लिड का थर्ड पोस्टुलेट ऐसा कह रहा है कि हम किसी भी पॉइंट पे गिवन रेडियस का सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। पोस्टुलेट 4, फोर्थ पोस्टुलेट देखो क्या कहता है। जैसे कई बच्चे कह देते हैं कि मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां बनाया मैंने और एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां बनाया, ये थोड़ा छोटा बना रखा है और ये थोड़ा बड़ा ट्राइंगल बना रखा है। मान लो ये थोड़ा बड़ा है, लार्ज इन साइज है, ठीक है, ये स्मॉल इन साइज है। अब कुछ बच्चे ऐसा कह देते हैं कि सर यहां जो 90 बना और यहां जो 90 बना, छोटे बड़े ट्राइंगल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ऐसा जरूरी है क्या? अगर ऐसा ना हो तो ये उस यूक्लिड ने क्या कहा था? पोस्टुलेट 4 में कहा था कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, कि राइट एंगल चाहे आप कहीं भी बनाए, चाहे ट्राइंगल में बनाए, चाहे आप स्क्वायर में बनाए या फिर रेक्टेंगल में बनाए, जहां भी राइट एंगल बनेगा वो सारे क्या होंगे? इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट देखो क्या कहते हैं। If a straight line falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight line, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than the two right angles. इसका क्या मीनिंग है? यानी कि
इसका मीनिंग ये है कि जैसे हमने दो लाइंस बनाई हैं, ए बी से रिप्रेजेंट किया एक लाइन को, दूसरी लाइन को सी डी लिख लेते हैं। यहाँ ये भी गलती से लिखा गया है, ये मान लो सी डी है। ये दो लाइन है और इनको एक लाइन पी क्यू जो है ये क्या कर रही है, इनको कट कर रही है यहाँ, ठीक है, पी और क्यू पॉइंट के ऊपर। तो अब ये कह रहा है कि इसके जिस साइड में दो एंगल का सम क्या रहेगा, लेस देन 180 डिग्री रहेगा। देखो यहाँ 1 और 2 है, ठीक है, यानी कि ये देखो यहां से कह रहा है 2 स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो जैसे ये दो लाइंस बना रखी हम लोगों ने, और यहाँ ऐसे ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल अगर सम लेस देन 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल मीन्स 180 डिग्री, अगर इन दोनों का सम, जैसे मान लो ये 1 कहा ये 2 कहा, अगर 1 और 2 का सम लेस देन 180 डिग्री है, ठीक है, तो दे सीम्स टू बी मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो ये इस साइड हमें क्या लगेगी, मिलती हुई नजर आएंगी। जैसा कि यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें यहां इंटीरियर एंगल का सम क्या है, लेस देन 180 डिग्री है 2 राइट एंगल से, तो इस साइड हमें ये मीट नजर आ रही है कि इस साइड ये मिलेंगी। नेक्स्ट है फ्लेफर्स एक्सम। ये क्या है, इक्विवेलेंट वर्जन है यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट का। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कह रहा था कि जिस साइड इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 2 राइट एंगल रहेगा उस साइड वो दोनों क्या है, मिलती हुई नजर आएंगी। ये क्या कह रहा है कि फॉर एवरी लाइन एल, यानी कि अगर आप स्पेस के अंदर या फिर प्लेन के अंदर कोई भी एक लाइन कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने ये लाइन कंसीडर की और इसका नाम रखा एल, एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, कि आप कोई भी एक पॉइंट पी चूज करो जो इस लाइन के ऊपर लाई ना करता हो। जैसे मान लो मैंने यहां एक पॉइंट पी चूज कर लिया, आप कहीं भी चूज कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि दिस पॉइंट पी शुड नॉट बी लाइंग ऑन एल। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल, कि कोई भी एक पॉइंट पी चूज करोगे तो उसमें से आपको एक यूनिक लाइन मिलेगी पास करती हुई, जो क्या है, एल के पैरेलल रहेगी, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास में कोई लाइन है एल और आप एक पॉइंट पी चूज करते हैं दैट इज नॉट ऑन दिस लाइन, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन लाइन एल, ठीक है। इसका यूज मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम लोग ट्राइंगल्स या फिर लाइंस एंड एंगल्स जब पढ़ेंगे तो वहां आपको ट्राइंगल्स में एक प्रूफ करेंगे कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो देखो इसका कैसे यूज करेंगे, जैसे ये लाइन है ए बी, तो आपको इस लाइन के अलावा कोई भी एक पॉइंट चूज करना है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, देखो ऐसे, तो आप मैंने कहा ये पॉइंट चूज कर लेता हूं, तो आप क्या कर सकते हो, इस पॉइंट पे एक लाइन पैरेलल टू द लाइन ए बी क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। किससे ड्रॉ कर सकते हो, बाय यूजिंग प्लेफर्स एक्सम, ठीक है। कल को आप एक पॉइंट यहां चूज कर लो तो यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो क्या है, ए बी के पैरेलल है। ये किससे कह सकते हैं हम लोग, प्लेफर्स एक्सम से, ठीक है। तो ये था प्लेफर एक्सम कि एवरी लाइन एल के लिए एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, यानी कि पॉइंट पी है दैट इज नॉट ऑन द लाइन एल, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल, यानी कि एम इज पैरेलल टू एल, ठीक है। तो ये क्या था, इक्विवेलेंट वर्जन था यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट का। मींस यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट को आप लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। हमने यहाँ कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और ज्योमेट्री के अंदर इन चीजों का कैसे यूज करते हैं, और जो एग्जाम्स आप लोगों ने पढ़े, पोस्टुलेट्स आप लोगों ने पढ़े, तो उनका हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं, ये सब कुछ हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है। होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देख पाएं और इस चैप्टर के बारे में जो भी उन्हें डाउट्स हो वो क्लियर कर पाएं, ठीक है। थैंक यू।